हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। सबसे पहले देखते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर का बैकग्राउंड। मुगल बादशाह औरंगजेब के रूल के दौरान मुगल एम्पायर अपनी पीक पर था। पूरे देश में मुगल परचम लहरा रहा था। इतने बड़े एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने कई सारे प्रोविंसेस में अपने गवर्नर्स नियुक्त किए हुए थे और इन प्रोविंसेस के आसपास के जो एरियाज थे उन्हें सूबा कहा जाता था। उन सूबों में सब गवर्नर्स या फिर कहें कि डेप्यूटी गवर्नर्स हुआ करते थे जो प्रोविंसेस के गवर्नर्स को रिपोर्ट करते थे। बट मुगल एम्परर औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य लड़खड़ा गया। मुगल एम्पायर को कमजोर पड़ता देख कई सारी प्रोविंसेस के गवर्नर्स ने खुद को प्रोविंस का निजाम घोषित कर दिया। ऐसे स्टेट्स को सक्सेसर स्टेट्स भी कहा जाता है। ऐसा ही एक सक्सेसर स्टेट था हैदराबाद, जहाँ के गवर्नर ने 1724 में अपने आप को हैदराबाद का निजाम घोषित कर लिया और टाइटल लिया निजामुल मुल्क आसफ जहाँ फर्स्ट का। हैदराबाद के आसपास और भी सूबे थे जिन पर मुगल काल में डिप्टी गवर्नर्स नियुक्त हुए थे और जो आसफ जहाँ फर्स्ट को रिपोर्ट करते थे। ऐसा ही एक सूबा था कार्नेटिक। कार्नेटिक में उस समय डिप्टी गवर्नर थे मोहम्मद सैयद। आसफ जहाँ फर्स्ट ने उसे कार्नेटिक का नवाब बना दिया और टाइटल दिया सादतुल्ला खान फर्स्ट का। इस तरह हैदराबाद में आसफ जाही डायनेस्टी की शुरुआत हुई और कार्नेटिक में नव्यत डायनेस्टी की। सादतुल्ला खान फर्स्ट का कोई बेटा तो था नहीं, इसीलिए उसने अपने भाई गुलाम अली खान के बेटे दोस्त अली को गोद ले लिया। दोस्त अली जब बड़ा हुआ तो 1732 में सादतुल्ला खान फर्स्ट की मृत्यु के बाद वही कर्नाटक का नवाब बना। दोस्त अली का बेटा था सफदर अली खान और दोस्त अली का दामाद था चंदा साहिब। दोस्त अली की मृत्यु के बाद सफदर अली खान कर्नाटक का नवाब बना। बट सफदर अली खान बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। 1742 में ही उसकी हत्या कर दी गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि सफदर अली खान का बेटा अभी बहुत छोटा था और उधर चंदा साहिब को मराठा उठा कर ले गए और अब चंदा साहिब जो है वो छत्रपति शाहू जी के बंदी थे। तो अब चंदा साहिब को तो नवाब बनाया नहीं जा सकता था। बड़ी ही दुविधा का समय था। ऐसी सिचुएशन में हैदराबाद के निज़ाम आसफ जाह फर्स्ट ने इंटरफेयर किया। आसफ जाह फर्स्ट ने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस बच्चे को ही आप नवाब बनाइए। तो ऐसा ही हुआ। ये बच्चा जो सादतुल्ला खान टू था वो कार्नेटिक का अगला नवाब बना। बट साथ ही साथ आसफ जाह फर्स्ट ने अनवरुद्दीन को कार्नेटिक का प्रतिनिधि नियुक्त किया जब तक कि सादतुल्ला टू बड़ा नहीं हो जाता। बट 2 ही साल के बाद यानी जुलाई 1744 में सादतुल्ला खान टू की भी हत्या कर दी गई और इसी के साथ कार्नेटिक के नवाबों की पहली डायनेस्टी नव्यत डायनेस्टी खत्म हो गई। तो अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसीलिए कार्नेटिक का नवाब अनवरुद्दीन को नियुक्त किया गया। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 1746 में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के दौरान अदियार नदी के किनारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी टुकड़ी जिसमें मात्र 1000 सोल्जर्स होंगे, उन्होंने अनवरुद्दीन की 10,000 की फौज को बुरी तरह से खदेड़ दिया। इस बैटल को बैटल ऑफ अदियार या फिर बैटल ऑफ सेंट थॉम भी कहा जाता है। उसने अनवरुद्दीन की आंखें खोल दी थी। अनवरुद्दीन को यह समझ आ गया था कि यूरोपियन पावर से वो अकेला पंगा नहीं ले सकता, उनका एक एक सिपाही 10 पर भारी पड़ता है। अब इसी बैकग्राउंड में चंदा साहिब जो है वो मराठाओं की कैद से छूट गए। चंदा साहिब को जब पता चला कि कार्नाटिक के नवाब अब अनवरुद्दीन को बना दिया गया है तो उसके तो होश उड़ गए, क्योंकि चंदा साहिब के हिसाब से वो नव्यत डायनेस्टी के एक लौते वारिस थे। तो अब चंदा साहिब किसी भी हाल में अनवरुद्दीन को हटाकर खुद कार्नाटिक का नवाब बनना चाहता था। तो इसीलिए चंदा साहिब ने अनवरुद्दीन के दुश्मन और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ड्यूप्ले से हाथ मिला लिया। लेकिन वहीं एक मसला और खड़ा हो गया। जून 1748 में आसफ जाह फर्स्ट की मृत्यु हो गई, यानी हैदराबाद में अब निज़ाम की कुर्सी खाली थी और इस कुर्सी के दावेदार थे दो लोग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग आसफ जाह फर्स्ट का ग्रैंडसन था। बेसिकली आसफ जाह फर्स्ट जो है वो मुजफ्फर जंग का नाना था और नासिर जंग था आसफ जाह फर्स्ट का बेटा। तो नासिर जंग रिश्ते में मुजफ्फर जंग का मामा था। कायदे में तो नासिर जंग क्योंकि आसफ जाह का बेटा था इसीलिए उसे ही निज़ाम बनना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ये थी कि नासिर जंग ने 1741 में आसफ जाह फर्स्ट की हत्या करने की कोशिश की, बट आसफ जाह फर्स्ट ने उसे मार मार के भगा दिया।
इसीलिए आसफ जाह ने अपना सक्सेसर अपने ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग को बनाया था। लेकिन नासिर जंग को यह बात बर्दाश्त नहीं थी। वो ऐसा कैसे होने दे सकता था कि उसके रहते उसका भांजा निजाम बन जाए। इसीलिए मुजफ्फर जंग और नासिर जंग दोनों आमने सामने थे। उधर अनवरुद्दीन, जो कि कार्नेटिक का नवाब था, उसने नासिर जंग को सपोर्ट कर दिया। तो मुजफ्फर जंग के लिए अनवरुद्दीन अब किसी दुश्मन से कम नहीं था। इसीलिए नासिर जंग और अनवरुद्दीन एक तरफ आ गए और दूसरी तरफ था मुजफ्फर जंग। और उधर चंदा साहिब तो पहले से ही अनवरुद्दीन के दुश्मनों को खोजता हुआ घूम रहा था। इसीलिए वो मुजफ्फर जंग के साथ आ गया। इसके अलावा हमने अभी देखा कि चंदा साहिब ने तो पहले ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिया था। तो इस तरह चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक टीम बन गए। और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन और मुजफ्फर जंग तो थे ही, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की दुश्मन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अपने खेमे में ले लिया। अब इन दोनों गुटों में भिड़ंत तो होनी ही थी। तो अब पूरी तैयारी हो चुकी थी सेकेंड कार्नेटिक वॉर। साल 1748 में मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब ने अपनी फौज के साथ कार्नेटिक की कैपिटल अरकोट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अनवरुद्दीन ये जानता था कि अगर ये फौज एक बार अरकोट तक पहुंच गई तो फिर अरकोट को कैप्चर होने से बचा नहीं पाएगा। इसीलिए अनवरुद्दीन अपनी पूरी तैयारी के साथ अंबूर पहुंच गया ताकि वो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को रास्ते में ही रोक ले। और यहाँ हुई एक बहुत ही खतरनाक बैठक जिसका नाम है बैटल ऑफ अंबूर 1748। इसी बैटल के साथ सेकेंड कार्नेटिक वॉर की शुरुआत हो गई। बैटल ऑफ अंबर में अनवरुद्दीन मारा गया और इसके बाद चंदा साहिब बना कार्नेटिक का अगला नवाब। चंदा साहिब के नवाब बनने में सबसे अहम भूमिका थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसीलिए चंदा साहिब ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पौंडीचेरी के आसपास के 80 गांव दे दिए। तो इस तरह बैटल ऑफ अंबर के साथ ब्रिटिश टीम का एक विकेट डाउन हो गया और स्कोर था 1-0। फ्रेंच टीम 1-0 से ब्रिटिश टीम से आगे थी क्योंकि अब कार्नेटिक का नवाब फ्रेंच टीम का था और हैदराबाद की निज़ामियत का तो फैसला अभी होना बाकी था। ब्रिटिश टीम को अपने तीसरे खिलाड़ी की तलाश थी। अनवरुद्दीन का एक बेटा था वल्ला जहां। नासिर जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वल्ला जहां को यह विश्वास दिलाया कि वो वल्ला जहां के साथ हैं और अनवरुद्दीन की मौत का बदला लिया जाएगा। इस तरह ब्रिटिश टीम में वल्ला जहां की एंट्री हुई। तो इन दोनों गुटों में 1750 में तिरुवदी में 2 बैटल्स हुए जिन्हें बैटल्स ऑफ तिरुवदी भी कहा जाता है। बट तिरुवदी के इन दोनों बैटल्स में फ्रेंच टीम का ही पलड़ा भारी रहा और इसके बाद ब्रिटिश टीम की यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत हो गई। वल्लाजा घबरा गया और भागकर जिंजी के फोर्ट में छुप गया। जिंजी बेसिकली कार्नेटिक रीजन में ही एक जगह है जो अरकोट से अराउंड 80 किलोमीटर दूर होगी। और जिंजी के किले की खासियत ये थी कि वो इतना मजबूत था कि उसे आसानी से कैप्चर नहीं किया जा सकता था। इसकी दीवारें बेहद ऊंची और 13 से 14 किलोमीटर लंबी थी और ये 3 पहाड़ों में फैली हुई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब को भी इस किले को कैप्चर करने में 8 साल लग गए थे। फ्रेंच टीम ने इस किले की घेराबंदी कर दी और 11 सितंबर 1950 की रात को इस किले पर अटैक कर दिया। ये फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले की मिलिट्री प्लानिंग और स्ट्रेटजी का ही नतीजा था कि इस अभेद कहे जाने वाले किले को फ्रेंच आर्मी ने मात्र एक रात में कैप्चर कर लिया। इसके बाद वल्ला जहां की मदद के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नासिर जंग भी यहाँ पर आ पहुंचे और इस तरह ब्रिटिश टीम और फ्रेंच टीम दोनों आमने सामने आ गई और छिड़ गया जिंजी का युद्ध। बैटल ऑफ जिंजी में फिर एक बार फ्रेंच टीम ब्रिटिश टीम पर भारी पड़ी। इसी बैटल ऑफ जिंजी के दौरान फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले नासिर जंग के किसी खास आदमी को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गए और इसका नतीजा ये निकला कि 16 दिसंबर 1750 को नासिर जंग को उसी के आदमी ने मार दिया। इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ मुजफ्फर जंग को क्योंकि हैदराबाद का नवाब बनने के लिए मुजफ्फर जंग का रास्ता साफ हो गया था। इस तरह दिसंबर 1750 को मुजफ्फर जंग को ऑफिशियली हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया गया और फिर एक बार ब्रिटिश टीम का एक और खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुका था और अब कार्नेटिक का नवाब और हैदराबाद का निज़ाम दोनों फ्रेंच टीम के अपने लोग थे। इस तरह अब फ्रेंच टीम 2-0 से ब्रिटिश टीम से आगे चल रही थी। अब क्योंकि मुजफ्फर जंग के नवाब बनने में ड्यूप्ले और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अहम भूमिका थी, तो इसके एहसान के बदले मुजफ्फर जंग ने पौंडीचेरी के आसपास की बहुत सारी टेरिटरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। फेमस टाउन मसूलीपट्टनम को भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 5-5 लाख रुपए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ट्रूप्स में बंटवा दिए। ड्यूप्ले को अलग से 20 लाख रुपए दिए और साथ ही साथ उसे कृष्णा से कन्याकुमारी तक के मुगल डोमिनियन का गवर्नर नियुक्त किया।
बट फ्रेंच टीम को अब एक ही चिंता सताई जा रही थी कि ये वल्लाजा कहाँ गायब हो गया, क्योंकि बैटल ऑफ जिंजी तो हुई ही इसलिए थी क्योंकि वल्लाजा वहाँ पर छुपा हुआ था। लेकिन बैटल ऑफ जिंजी के बाद भी वल्लाजा का कुछ अता पता नहीं चला, और ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वल्लाजा को अगर जिंदा छोड़ दिया तो वो कभी ना कभी चंदा साहिब के लिए खतरा बन सकता था। तभी खबर आई कि वल्लाजा जो है वो अब त्रिचिनापल्ली के किले में छुप के बैठा है। मैप में आप त्रिचिनापल्ली की लोकेशन का थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। आप देख सकते हो कि जिंजी से काफ़ी दूर निकल आए थे वल्लाजा। तो फ्रेंच टीम तैयारी कर रही थी त्रिचिनापल्ली जाने की। बट इतने में ही खबर आई कि मुजफ्फर जंग, जो अफगान के अगेंस्ट बैटल ऑफ लक्की रेड्डीपल्ली पास में लड़ने गए थे, वहां पर उनकी हत्या हो गई। तो अब ना सिर्फ फ्रेंच टीम का एक खिलाड़ी आउट हो गया था, बल्कि हैदराबाद की कुर्सी भी खाली हो गई। तो ऐसे में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सलाबत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया। सलाबत जंग आसफ जाह का बेटा था और नासिर जंग का छोटा भाई। अब सलाबत जंग तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के एहसान के नीचे दब गया। उसने पूरा का पूरा नॉर्दर्न सरकार्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। नॉर्दर्न सरकार्स बेसिकली आंध्र प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स को कहा जाता है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुस्तफ़ानगर, एल्लोर, राजमुंद्री और चिकाकोल। तो इस तरह सलाबत जंग के रूप में फ्रेंच टीम में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई। और एक बार नज़र डालते हैं स्कोर बोर्ड पर, तो अभी भी स्कोर 2-0 है और फ्रेंच टीम सेकेंड कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 2-0 से आगे चल रही है। तो अब फ्रेंच टीम बिल्कुल बेफिक्र होकर वल्लाजा की तलाश में त्रिचिनापल्ली की तरफ निकल सकती है, क्योंकि वहां पर छुपा हुआ था वल्लाजा। फ्रेंच टीम ने जुलाई 1751 में त्रिचिनापल्ली के किले का घेराव कर दिया। वल्लाजा और उसकी आर्मी के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ियों को भी पूरी तरह से त्रिचिनापल्ली के किले में ट्रैप कर लिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छोटा सा ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कैप्टन के पद पर काम कर रहे थे। वो फ्रेंच टीम को चकमा देकर यहाँ से निकल गए और सीधा पहुंचे फोर्ट सेंट डेविड। वहाँ फोर्ट सेंट डेविड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी बड़े ऑफिसर्स इस भयावह स्थिति में कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी भी तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को रोका जा सके। बट कोई भी विकल्प उनके सामने नहीं था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत कार्नेटिक और डेक्कन में अपने पीक पर थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार उनके सामने हारती जा रही थी। लेकिन अब रॉबर्ट क्लाइव फोर्ट सेंट डेविड पहुंच चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के सामने उन्होंने एक प्लान रखा। क्लाइव ने कहा कि चंदा साहेब ने अपनी पूरी फौज त्रिचिन्नापल्ली के घेराव में लगा दी है। ऐसे में बढ़िया मौका है आरकोट को कैप्चर करने का। क्लाइव ने मात्र 500 सोल्जर्स के साथ आरकोट पर हमला किया और आरकोट को कैप्चर भी कर लिया। इससे क्लाइव की तो वाहवाह हुई ही, साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी हिम्मत बढ़ी। ये फ्रेंच टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। इसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस ने त्रिचिनापल्ली में फ्रेंच टीम पर भी अटैक कर दिया और फाइनली अप्रैल 1752 आते आते त्रिची फोर्ट का घेराव खत्म हुआ। फ्रेंच टीम को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ा, बट चंदा साहिब यहाँ से भाग निकला और पहुँच गया तंजौर, जो कि उसका होम टाउन था। बट जैसी इसकी हरकतें थी, इसने हर जगह अपने दुश्मन बना रखे थे। तंजौर में इसे मराठाओं ने पकड़ लिया और वहीं पे उसे मार दिया। चंदा साहिब अब मैदान से बाहर हो गया और कार्नेटिक का नवाब बना वल्लाजा। अब दोनों टीमों में 2-2 खिलाड़ी थे और स्कोर भी एकदम बराबरी पर था। निज़ाम फ्रेंच टीम का और नवाब ब्रिटिश टीम का। बड़ी मुश्किल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेकेंड कार्नेटिक वॉर में 1-1 से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर आके खड़ी हो गई और ये सब हो पाया क्लाइव की चतुराई के दम पर। बट ड्यूप्ले इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सितंबर 1752 में फोर्ट सेंट डेविड पर अटैक कर दिया, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया और इसके बाद क्लाइव ने फ्रंट फुट पे आके 2 बेहतरीन शॉट लगाए। क्लाइव ने 1752 के आखिरी कुछ महीनों में कोवलोंग और चिंगलपेट में जो फ्रेंच फोर्ट्स थे उन्हें कैप्चर कर लिया। बट ड्यूप्ले अभी भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने 1753 में ब्रिटिश टीम पर अटैक कर दिया। दोनों टीम्स एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी और इन दोनों गुटों में त्रिचिनापल्ली में 3 बैटल्स हुई। फ्रेंच टीम को ना सिर्फ यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, बट ज़्यादा शर्म की बात यह थी कि ब्रिटिश टीम के फ्रेंच कमांडर एम ऑस्ट्रिक को भी कैप्चर कर लिया गया। ये तो फ्रांस के लिए बहुत ही डूब मरने वाली बात थी। फ्रांस की गवर्नमेंट ने ड्यूप्ले को वापस से फ्रांस बुला लिया और त्रिचिनापल्ली में हुई हार का पूरा ठीकरा उसके सर पे फोड़ दिया। इंडिया में ड्यूप्ले के बदले अब एम गोदियो को भेजा। गोदियो को सीधे निर्देश दिए गए थे कि वो इंडिया जाते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेगोशिएशन करे ताकि ये युद्ध रुक सके।
जनवरी 1755 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक कंडीशनल पीस एग्रीमेंट हुआ और इस पीस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और इस तरह सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंड हुआ। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंड होते होते सिचुएशन ये थी कि वल्लाजा को कार्नेटिक का नवाब मान लिया गया था और उधर फ्रेंच टीम का सलाबत खान अभी भी निज़ाम था हैदराबाद का।